हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता उपस्थित हूँ आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो यहाँ पे हम 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे हमें इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछा गया है और हमें यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल देना है। काफ़ी बार हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है क्या होता है इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम, इम्यून ऑर्गन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 और उसमें हमसे पूछा गया है मनुष्य में एचआईवी संक्रमण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए, यानी कि हाउ एचआईवी इन्फेक्ट इन ह्यूमन क्लैरिफाई। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एचआईवी कैसे जो ह्यूमन सेल है उसे इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले जब हमने पढ़ा था ये टॉपिक तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि जो एचआईवी वायरस है वो आया कहाँ से है। अभी जब हम पढ़ते हैं एड्स के बारे में या एचआईवी वायरस के बारे में, तो हमने कहा एचआईवी वायरस क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो रहा है या फैल रहा है। अब अगर पूछा जाए कि ठीक है ये फैल रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कभी ना कभी तो किसी से ये आया होगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ फैल रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जब यहाँ पे मनुष्यों में कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है यहाँ पे एचआईवी वायरस। तो यहाँ पे आप पहली लाइन पढ़ेंगे, आप देखेंगे एचआईवी ओरिजिनेटेड इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स एंड इवेंचुअली स्प्रेड टू ह्यूमंस ओवर द ईयर्स। तो हमने क्या कहा यहाँ पे जो एचआईवी ओरिजिनेट हुआ था वो क्या जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं उनसे ही डेवलप हुआ था, यानी कि ऐसा नहीं था कि जो एचआईवी का जो वायरस है तो एचआईवी वायरस पहले से ही हमारी बॉडी में था। तो ये जो कहाँ से आया है, ये कहीं से हमारी बॉडी में आया है, कहीं से ह्यूमंस में आया है, और जब एक बार ये ह्यूमंस बॉडी में आ गया यानी कि मनुष्य के शरीर में आ गया, तब से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो कहाँ से आया था ये जो वायरस है, हमने कहा ये चिंपैंजी से आया था। चिंपैंजी से आया था ये वायरस, किसमें, ह्यूमन बॉडी में। और कहाँ से कहाँ की बात है, ये बात है अफ्रीका की, यानी कि अफ्रीका की कंट्री में। हमने कहा कि पहले टाइम पे क्या करते थे, शिकार पे जाते थे। तो जो अफ्रीका में जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, वो शिकार पे गए होंगे और समहाउ ऐसा कुछ हुआ होगा कि चिंपैंजी और ह्यूमंस के बीच में फाइट हुई होगी। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, वहां पे जो चिंपैंजी का ब्लड था वो ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स हो गया। अब अगर किसी को एक दूसरे को चोटें आई होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ब्लड मिक्स हुआ होगा, और उसी कारण क्या हुआ, जो चिंपैंजी के ब्लड में जो वायरस था, कौन सा वायरस था, वो एचआईवी है। तो एचआईवी वहां पे क्या हो गया, जो चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग में या मनुष्य में ट्रांसफर हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, एचआईवी वायरस अब मनुष्यों की बॉडी में आ चुका था। तो उस टाइम पे बहुत सारी यहाँ पे डेथ हुई थी, बहुत सारी मौतें हुई थी, लेकिन ये पता नहीं लग पाया था कि ये जो डेथ हो रही है ये किसी वायरस की वजह से हो रही है। तो जब आप हिस्ट्री में देखोगे, जब आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ोगे, जब आपकी बुक में दिया गया है कि काफी सालों बाद इसका जो फर्स्ट केस जब पाया गया कहाँ पे, अमेरिका में, तब ध्यान दिया गया कि यहाँ पे एक बीमारी है और उस बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उत्तरदायी है, वो है एचआईवी। तब जाके एचआईवी पे स्टडी हुई थी। उससे पहले किसी को ये पता नहीं था कि कोई वायरस है और वहाँ पे बीमारी हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो एचआईवी ओरिजिनेट हुआ था वो चिंपैंजी से हुआ था। नेक्स्ट हम देखा, even though the disease had been around for a long time, it was clinically diagnosed in the 1980s। अब यानी कि यहाँ पे कब डायग्नोज किया गया, इसे किया गया कि 1980s में, जबकि ये जो बीमारी है ये बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1980 के दशक में इसे डायग्नोज किया गया। Ever since then, it has spread all over the world, killed over the 25 million people till date। यानी कि क्या हुआ कि जब पता लगा उससे पहले, जब इस बीमारी का पता लगा उससे पहले ही बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी थी इसी वायरस के कारण।
अब हम देखते हैं कॉज और मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किस प्रकार से जो HIV ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा द HIV इन्फेक्ट द माइक्रोफेज इन द ब्लड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HIV करता क्या है। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। अब हमने कहा कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, वो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी को घेर लेंगी। अब यहाँ पे जब HIV वायरस किसी पर्सन की बॉडी में एंटर होता है तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और इससे पहले कि HIV वायरस के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो और बीमारियों के कारण जो अन्य बीमारियां होती हैं उन्हीं के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। अब हल्के से हल्का जो इन्फेक्शन है बॉडी उसे नहीं झेल पा रही है, जैसे कि अगर हल्का सा जुकाम भी वहाँ पे हो गया है तो हमारी बॉडी उसे भी नहीं झेल पा रही है। इसी कारण क्या होता है, व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि HIV क्या करता है, इन्फेक्ट द माइक्रोफेज इन द ब्लड। Once they infect, a viral RNA enters the host cell and produce DNA with the help of रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए अब ये बात हमने की थी, हमने कहा था कि अब जो यहाँ पे HIV का वायरस है जो फैलाता है, कौन फैलाता है उसे, रेट्रो वायरस फैलाता है। रेट्रो वायरस वो वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, RNA होगा। सारी बातें आपको बताई गई हैं, आपको फटाफट से यहाँ पे रिवाइज करना है। हमने कहा यहाँ पे कि जो रेट्रो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है, और एक स्पेशल टाइप का एंजाइम यहाँ पे होता है जिसे हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे हम यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह रहे हैं। और ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। क्या करेगा, ये जो एंजाइम है जिसे हम RT कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, ये जो रेट्रोवायरस का RNA है उसे DNA में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सिंपली अगर नॉर्मल प्रोसेस हम देखें तो हम क्या देखते हैं, हमने कहा DNA से RNA बन रहा है, यही हो रही है नॉर्मल सी जो प्रक्रिया है। हम कह रहे हैं DNA से RNA बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो रेट्रोवायरस में जो प्रोसेस हो रही है वो उल्टी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि जो प्रोसेस को रिवर्स करने वाला एंजाइम है उसी का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। अब ये RNA से बनाएगा DNA। अब DNA से क्या होगा, अब जब DNA इसने बना दिया है तो यही DNA अब हमारे जो ह्यूमन DNA है, यानी कि जो मनुष्य का DNA है उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने कहा दिस वायरल DNA then integrate into the host genome and produced a multiple RNA copy by the process of a transcription। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो DNA है, ये DNA कौन सा DNA, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो RNA है वही DNA में कन्वर्ट हुआ है। यही DNA मनुष्य के जीनोम यानी कि मनुष्य के DNA से जुड़ जाएगा और अब अपनी बहुत सारी कॉपीज को बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, these RNAs then form a multiple copies of virus and continue the infection in the same way। अब क्या होगा, ये तो एक सेल की बात हम कर रहे हैं कि एक सेल में जो वायरस है उसने अपना RNA डाला, RNA से DNA में कन्वर्ट हुआ, DNA फिर जो मनुष्य का DNA है उसके साथ अटैच हो, उसने बहुत सारी कॉपी बनाई। अब उसने इतनी सारी कॉपी बना ली है वायरस की कि वो क्या करेगा, वो सेल तो उसने इन्फेक्ट कर लिया, अब वो दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से जो ये HIV है वो एक सेल से दूसरी सेल में फैलता चला जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एट द सेम टाइम HIV ऑल्सो एंटर द T lymphocytes एंड कंटिन्यू द सेम सेट ऑफ अ इवेंट एज डज इन अ माइक्रोफेजेस। अब देखिए HIV किस किस को इन्फेक्ट कर रहा है, किस किस को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहला है T lymphocyte। तो T lymphocyte को ये क्या करेगा, अटैक करेगा। मैक्रोफेजेस को ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। This leads to decrease in the number of a helper T lymphocyte। अब देखिए अगर T lymphocyte को इफेक्ट करता है तो यहाँ पे हेल्पर T lymphocytes होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हेल्पर T lymphocyte क्या होती हैं। ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पे T lymphocyte सेल के बारे में हमने पढ़ा था। Thus the immunity of the body is considerably compromised। The immunity is low to such an extent that the infected person suffer from even a minor infection, which is one of its characteristic symptoms। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या हुआ अभी तक,
अभी तक जो वायरस था उसने टी लिम्फोसाइट को क्या किया, टी लिम्फोसाइट पे अपना प्रभाव दिखाया और उसने यहाँ पे जो टी हेल्पर सेल्स थी, टी हेल्पर सेल्स को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब इसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या हुआ, हमारी जो इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी यहाँ पे वीक होने लग गई है। अब जब वीक होने लग गई है तो इम्यूनिटी वीक होगी तो क्या होगा, छोटे छोटे जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे बाहर, हमने कहा था कि हमारे बाहर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर की हमने बात की है, केमिकल बैरियर की हमने बात की है। तो इस प्रकार से हर एक बैरियर वहाँ पे वीक हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो चाहे वो केमिकल बैरियर हो। अब अगर ये वीक हो जा रहे हैं तो आसानी से कोई जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जा रहा है और वहाँ पे बीमारियां हो जा रही हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो यहाँ पे माइनर इन्फेक्शन को फेस कर सकता है, विच इज वन ऑफ एड्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो एड्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे इन्फेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं जो कि सही नहीं हो पाते हैं। अदर सिम्टम्स इंक्लूड बर्ड्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस। तो क्या क्या और कैरेक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे फीवर हो सकता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और सडन यहाँ पे क्या होता है, वेट लॉस हो सकता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एड्स के। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे और अगर आपको डायग्रामेटिक वे में अपना आंसर लिखना है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे दिखाएंगे। हमने देखा है यहाँ पे क्या है, ये वायरस है, ये रेट्रो वायरस है, इसने अपना आरएनए यहाँ डाल दिया, आरएनए अब डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। अब ये आरएनए ह्यूमन जीनोम के साथ यहाँ पे मिक्स हो गया है, ह्यूमन जीनोम से यहाँ पे बहुत सारी कॉपी बन गई है आरएनए की और अब ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें हमसे पूछा गया है ऊतक संवर्धन के दो उपयोग लिखिए, यानी राइट टू यूज ऑफ टिश्यू कल्चर। अब देखिए आप टिश्यू कल्चर से भी एक नया क्वेश्चन आ रहा है, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आ रहा है, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन वहाँ पे हल्का सा चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें आपसे बताया गया था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, आप एक चित्र के माध्यम से समझाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया है कि बताइए टिश्यू कल्चर के क्या उपयोग है। इस प्रकार से क्या है, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको समझ आएगा पूरा टॉपिक तो आप क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। सिंपली हमने कहा एक प्लांट है, हमने कहा एक प्लांट है। अब ये जो प्लांट है इसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी थी, यानी कि तो इसकी कॉपी कैसे बन सकती है, हमने कहा या तो हम क्या करें, इसके जब बीजों का निर्माण होगा इससे तो हम उगा के क्या करेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे ही प्लांट और उगा देंगे। फिर हमने कहा इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि पहले तो हमें वेट करना होगा कि कब इसमें बीज का निर्माण होगा, फिर हम बीज को बोएंगे, बीज का अंकुरण होगा, फिर वो छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे से फिर वो एक पेड़ में कन्वर्ट होगा और पेड़ तब जाके हमें जो भी वहाँ से प्रोडक्ट चाहिए तब हम वहाँ से ले सकते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस है। एक तो ये प्रोसेस है। तो हमने कहा कि हमें कम टाइम में, हमें शॉर्ट पीरियड में क्या चाहिए, इस प्लांट की बहुत सारी कॉपी चाहिए। अब अगर हम बीजों से ही नहीं उगाएंगे तो लिमिटेड वे में ही उगा सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, बहुत सारी कॉपी चाहिए। हो सकता है कि इस प्लांट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिल रही है, हो सकता है कि इस प्लांट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मिल रहा है या कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट, इस प्रकार का उत्पाद हमें मिल रहा है कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि लाभदायक है। और हमें क्या करना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हमें करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर कराएंगे। तो कैसे, हमने कहा हमने यहाँ पे छोटा सा पीस यहाँ पे कट कर दिया है, हमने छोटा सा पीस यहाँ पे कट कर दिया है जिसे हमने कहा एक्सप्लांट। कौन क्या होगा एक्सप्लांट, हमने कहा कि इस प्लांट के छोटे से पार्ट से, छोटे से या तो सेल, कोई सेल होगी, कोई कोशिका होगी या कोई ऊतक होगा, हमने एक छोटे से पार्ट को लिया और उसी पार्ट से अब हम क्या करेंगे, प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसे हमने एक्सप्लांट कह दिया है। जो एक्सप्लांट क्या है यहाँ पे, जिस प्लांट से हम यहाँ पे उस छोटा सा पीस ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस
छोटे से पीस को हमने एक कल्चर मीडियम में डाल दिया है। अब कल्चर मीडियम में क्या होगा, सब कुछ होंगे यहाँ पे, यानी कि न्यूट्रिएंट होगा, पानी होगा यानी कि वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट एक प्लांट को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, वो सारी ही चीजें यहाँ पे होती हैं। अब हमने यहाँ डाल दिया है इसे। क्या होगा, अब धीरे धीरे करके ये ग्रो होगा। और पहले तो हमने एक पीस डाला था, अब यहाँ पे गुच्छे हो जाएंगे पूरे सेल के। अब हमने इन गुच्छों को क्या किया, इन गुच्छों को हमने अलग अलग कर दिया है। ये था, ये सारी चीजें कल्चर मीडियम में ही अभी हम करा रहे हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि कोशिकाओं का समूह है। अब जब हमने इसे अलग अलग कर दिया है तो इसमें हमने दो हार्मोन डाले हैं। हमने इसमें कौन कौन से हार्मोन डाले, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड साइटो। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से क्या होगा, इसमें रूट और शूट का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से रूट का निर्माण होगा और यहाँ से क्या होगा, शूट का निर्माण होगा। यानी कि अब प्लांट यहाँ पे बनने लगा है, अंगों का यहाँ पे निर्माण होने लगा। पहले तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल थी, यानी कि कुछ कोशिकाओं का समूह था। अब हमने यहाँ पे हार्मोन्स डाले हैं, वो हार्मोन्स जो कि क्या करते हैं, जड़ की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि रूट का डेवलपमेंट होगा और शूट का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज का निर्माण हो गया है, इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा। कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने, जैसे एक्सप्लांट हो गया, जैसे कैलस हो गया, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन हो गया, जैसे टोटीपोटेंशी हो गया। इन सारे शब्दों का मतलब आपको याद रखना है। तो अब हमें बताना है कि इनके क्या क्या उपयोग हैं। तो उपयोग में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा इट हैज इन द कन्वर्जन ऑफ अ इंडेंजर्ड स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ अ इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि वो स्पीशीज जो कि खत्म होने वाली हैं उनका कंजर्वेशन करती हैं, यानी कि संरक्षण करती हैं। कैसे, हमने कहा ये जो प्लांट है ये उग ही नहीं रहा है, यानी कि बहुत कम मात्रा में उग रहा है, धीरे धीरे इसकी संख्या में इतनी कमी आ रही है कि आने वाले टाइम पे ये जो प्लांट है ये पूरा ही विलुप्त हो जाएगा, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि टिश्यू कल्चर के द्वारा उसकी इतनी कॉपी बना दी है कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ है इस प्लांट का। तो क्या वो कर रहा है, ये कंजर्वेशन कर रहा है, संरक्षण कर रहा है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हमने देखा टिश्यू कल्चर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम कॉपी ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी फ्लावर फ्रूट एक्सेट्रा, यानी कि टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। हमने कहा एक प्लांट की छोटे से पीस से हम इतनी सारी कॉपी बना दे रहे हैं, इतने सारे प्लांट बना दे रहे हैं, इसका मतलब कि इतने सारे वहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें मिलेंगे, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे कोई फ्लावर हो, चाहे हम वहाँ पे हमें पत्तियों की आवश्यकता है, चाहे जड़ की हमें आवश्यकता है, जो भी वहाँ पे चीज हमें चाहिए, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अ सीड एंड पॉलिनेटर्स मैनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और तब जाके यहाँ पे सीड का निर्माण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में, यानी बीज की अनुपस्थिति में, और जो पॉलिनेटर्स होते हैं यानी कि जो परागण को कराते हैं उनकी अनुपस्थिति में ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पौधों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय अ सिंगल सेल बाय कल्चरिंग इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि जो पूरा एक प्लांट है उसे हम जनरेट करा दे रहे हैं एक कल्चर मीडियम में, और वो भी उसका छोटा सा एक पार्ट लेकर के। तो इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। और टिश्यू कल्चर, आप खुद भी टिश्यू कल्चर के बहुत सारे उपयोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये और में हमारे पास आया है। तो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 को ही सॉल्व कर रहे हैं। आप देखते चले जाएंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें अथवा में एक क्वेश्चन आया है, यानी कि या तो आप टिश्यू कल्चर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी 2 ही नंबर का है। पूछा गया इसमें व्हाट इज एपीकल्चर, यानी कि मौन पालन से क्या आशय है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ।
चलिए, तो आंसर हमारे पास आएगा। हमें बताना है कि जो एपीकल्चर है यानी कि जो मौन पालन है वो क्या होता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। जब हम इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो ये सेम क्वेश्चन आया था कि जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर के हमें महत्व बताने थे, हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो महत्व में हम क्या बताएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे क्या मिल रही है, हनी मिल रहा है यानी कि शहद मिल रहा है। शहद के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे यही बताना है कि हमें यहाँ पे मधुमक्खी पालन करके क्या मिलता है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन में लाभदायक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एपीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी एंड वैक्स, यानी कि एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन। सिंपल सा जो वर्ड है, मधुमक्खियों का जो पालन है, हम मधुमक्खियों को पालते हैं किसके लिए, हनी के लिए, शहद के लिए और वैक्स के लिए। जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसे हम मधुमक्खी पालन कह रहे हैं या एपीकल्चर कह रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि हनी को यानी कि जो शहद है उसके क्या क्या उपयोग हैं। हनी इज यूज्ड एज अ होम रेमेडी फॉर अ वेरियस इन्फेक्शन एज वेल एज अ फूड सोर्स। अब देखिए, हमने कहा था कि जो हनी है, जो शहद है, उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं, यानी कि बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं हनी में। कुछ इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वहाँ पे हनी लगाते हैं, जैसे कि कुछ कभी कभी क्या होता है, कहीं पे चोट लग जाती है, वहाँ पे भी हम शहद को लगाते हैं। या शहद खाने से जो आंतरिक जो कुछ बीमारियां होती हैं वो सही होती हैं, जैसे कि पाचन के लिए जो शहद है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सेकंड, हमने कहा कि हम इसे एज अ शुगर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चीनी को खाते हैं तो चीनी से हमारा क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे कि मधुमेह की स्थिति बनी रहती है, मधुमेह की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। लेकिन अगर हम हनी का यूज करते हैं, शहद का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, मधुमेह जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। अब वैक्स का बताया जा रहा है, ये तो हमें हनी के बारे में बताया गया है। और प्लस एज अ फूड भी हम यानी कि भोजन के रूप में भी हम क्या कर रहे हैं, शहद को यूज कर रहे हैं। हम रोटी में भी शहद खाते हैं और अलग अलग जो भी आप अलग अलग तरीके से हम शहद को क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। तो दो प्रोडक्ट की हमने मेनली बात की थी, हमने कहा शहद और दूसरा वैक्स का। वैक्स की बात करते हैं कि वैक्स किस में यूज हो रहा है। वैक्स इज यूज इन पॉलिशिंग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जो भी यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उनमें क्या होता है, वैक्स का यूज किया जाता है। Bee pollens are used as a supplement in the form of a capsules. Apiculture has served as a earning source of many people. यानी कि एपीकल्चर, अब महत्व क्या क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि मौन पालन किसे कहते हैं। महत्व क्या है, हमें क्या मिल रही है, शहद मिल रही है। अब शहद के महत्व आप लिखेंगे। आपने कहा कि मधुमक्खी पालन से हमें शहद मिल रही है, शहद के क्या क्या उपयोग हैं। शहद क्या होता है, औषधीय गुण पाए जाते हैं शहद में, हम भोजन के रूप में शहद को का प्रयोग करते हैं। सेकंड, आपने वैक्स लिखा, वैक्स के आपने यूज लिखे कि वैक्स को पॉलिश करने के लिए या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं। थर्ड जो उपयोग आपने लिखा, आप ये बता सकते हैं कि जो मधुमक्खी पालन है उससे बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है। आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे जो व्यक्ति हैं, सारे जो लोग हैं अपने घर में ही वहाँ पे मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद को वहाँ से लेते हैं। बहुत पहले के टाइम में ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी से शहद को खरीदते हैं। तो जिस व्यक्ति से हम शहद को खरीद रहे हैं उसके लिए जो मधुमक्खी पालन है वो अर्निंग का एक सोर्स है, यानी कि आजीविका का एक स्रोत है उसके लिए। तो तीसरा हमें यहाँ पे क्या मिलता है, महत्व मिल जा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना जो आंसर है वो इनफ है। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। इसमें हमसे कहा गया है, उदाहरण की सहायता से खड़ी अवस्था व उल्टे पारिस्थितिक पिरामिड को समझाइए, यानी एक्सप्लेन एन अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमें क्या इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताना है और किस कैसा, एक तो बताना है अपराइट और दूसरा बताना है इन्वर्टेड। अपराइट अपराइट जो होता है वो सीधा होता है, इन्वर्टेड जो होता है वो उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पारिस्थितिक पिरामिड है। हमने कहा पारिस्थितिक पिरामिड किसी क्षेत्र के खाद्य श्रृंखला तथा वहां के जीवों की निर्भरता को बताता है। तो पारिस्थितिक जो पिरामिड है या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड है, हमें क्या बताता है, हमें उस क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला और वहां
के जीवों के बारे में बताता है। लेकिन हमने क्या देखा, परंतु कुछ स्थानों पर यह खड़ा जैसे घास के मैदान। अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो सीधे पाए जाते हैं। कहाँ सीधे पाए जाते हैं? जैसे घास के मैदान में। और कुछ स्थानों पर जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो उल्टे होते हैं, जैसे तालाब या वृक्ष का जो पिरामिड है वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि घास का जो मैदान है, घास के मैदान का जो पिरामिड है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आप ये जो पिरामिड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल है उसका एरिया बड़ा है, और जो सबसे लास्ट यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल है उसका एरिया बहुत छोटा है। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसकी अवस्था कैसी है? सीधी है। तो किस प्रकार से? वो सबसे पहले नीचे से आएंगे प्राथमिक उत्पादक, यानी कि यहाँ पे पहला, जहाँ पे ये प्राथमिक उत्पादक हमें क्या बता रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है। अब उत्पादक में क्या आते हैं? तो प्लांट्स आते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वही उत्पादक में आते हैं, क्योंकि वही क्या कर पा रहे हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे उत्पादक की होगी। क्लियर बात है? उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, यानी कि यहाँ पे इस वाले टॉपिक लेवल में उन जीवों की संख्या आएगी जो कि यहाँ पे हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। हम नंबरिंग कर लेते हैं। पहला जो है उसमें उत्पादक आ रहे हैं, दूसरे यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव आएंगे जो कि घास पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो उन जीवों की संख्या जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या अधिक है। ऑब्वियसली बात है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो किसी क्षेत्र में जीवों की संख्या को बता रहे हैं और उनकी खाद्य श्रृंखला को बता रहे हैं। हम अगर किसी घास के मैदान का देख रहे हैं तो घास का मैदान बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे प्लांट्स की जो संख्या है, पेड़ पौधों की संख्या है, वो भी बहुत अधिक है। लेकिन घास खाने वाले जो जीव जंतु होंगे उनकी संख्या कम होगी घास के कंपैरिजन में, ये बात हम सबको पता है। फिर हमने कहा द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएंगे? द्वितीय उपभोक्ता वो होंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, और लास्ट में आएंगे तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता वो होंगे जो द्वितीय उपभोक्ता को खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कुछ यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने कहा यहाँ पे घास है, हमने कहा ये घास है, तो घास को खाया किसने? ए ने। और ए को खाया किसने? बी ने। और बी को खाया किसने? सी ने। यही बात चल रही है। तो इसे जो घास है इसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है। अब हमें ये बताएगी कि सबसे अधिक संख्या, अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो घास की सबसे अधिक संख्या है। घास को खाने वाला जो जीव है यानी कि ए, फिर उसकी संख्या घास से कम है, और ए को खाने वाला जो जीव है बी, उसकी संख्या ए से कम है, और बी को खाने वाला जो जीव है सी, उसकी संख्या सबसे कम है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अब क्योंकि ये क्या है, सीधा पिरामिड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भोजन कम होगा और लोग ज्यादा होंगे तो ये क्या होगा, फिर खाद्य श्रृंखला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए भोजन अधिक होना चाहिए और लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। अब अगर हम तालाब का पिरामिड देखें तो तालाब का पिरामिड कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता का यहाँ पे जो नंबर है वो सबसे कम है, या प्राथमिक उत्पादक का जो नंबर है वो सबसे कम है। प्राथमिक उपभोक्ता का जो नंबर है वो उत्पादक से ज्यादा है। द्वितीय उपभोक्ता का जो नंबर है वो प्राथमिक उपभोक्ता से ज्यादा है, और तृतीय उपभोक्ता का जो नंबर है वो द्वितीय उपभोक्ता से ज्यादा है। उल्टा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पादक है यहाँ पे, उसकी संख्या सबसे कम है, और जो इन प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर कर रहे हैं उनकी संख्या अधिक है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। इस प्रकार से आप दोनों के एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं कि अब तालाब में क्या हो रहा है, जो प्राथमिक उत्पादक है यानी कि वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, और उन प्लांट्स पे जो ज्यादा जीव वहाँ पे निर्भर करेंगे। इस प्रकार से आप अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।